उस एक्सपेरिमेंट में ये पूछा गया, ये जानने के लिए कि ये विधियाँ कितनी काम करती हैं, ये पूछा गया, एक सवाल को दो तरह से पूछा गया। सवाल ये था कि क्या गर्भपात को रोकने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहिए? एक सवाल ये था। इस सवाल का जब उत्तर मिला तो सिर्फ 29% लोगों ने कहा कि हाँ करना चाहिए, यानी वो गर्भपात रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने को तैयार थे। इसी सवाल को दूसरे तरह से पूछा गया और सवाल ये था कि क्या अजन्मे बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ कानून बनाने के लिए अमेंडमेंट करना चाहिए? 50% लोगों ने कहा करना चाहिए। यानी ये उत्तर किस पर निर्भर कर रहा था? आपके सवाल के फॉर्मेशन पर निर्भर कर रहा। सवाल वही है, उसके पीछे आइडिया वही है, पर आपका सवाल का फॉर्मेशन जो था उसने लोगों से उत्तर जो दिलवाया वो अलग अलग था। तो इसमें भी हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना ऑब्जेक्टिव सवाल बना सकते हैं और क्या वास्तव में बना सकते हैं, क्या हमारे अपने बायस काम नहीं करते हैं, उनको बनाते हुए कम से कम करते जाएं उसको, तो भी कुछ करेंगे, सब्जेक्टिव एलिमेंट उसमें एंटर करेगा। और वैसे तो आजकल विज्ञान में भी माना जाता है कि एक इंडिविजुअल एटम का या जीन्स का इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होगा इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, समूह का कर सकता है। यानी एटम्स का जो समूह है उसका क्या होगा ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल का बिहेवियर फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसी तरह से एक इंडिविजुअल मनुष्य का बिहेवियर तय करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन ग्रुप्स का किया जा सकता है। ये मानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगर है, ग्रुप है लंबा चौड़ा, तो आप उसकी क्रियाशीलताओं के बारे में कुछ अध्ययन कर सकते हैं जो आपको मोटे तौर पर कुछ चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन वो मोटे तौर पर एक सही विवरण तो दे सकते हैं, पर क्या उसके आधार पर हम किसी लॉ का निर्माण कर सकते हैं? क्या उसके आधार पर हम कोई हमेशा अटल कानून, ऐसा अटल नियम बना सकते हैं कि यही रहेगा? या कि हम केवल उस समय के ट्रेंड से बता सकते हैं कि अभी इस समूह में एक ट्रेंड काम कर रहे हैं, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन क्या वो ट्रेंड है वो हमेशा के लिए सनातन नियम है जैसा कि हम विज्ञान के क्षेत्र में मानते हैं तो वो होने चाहिए? तो ये जो फर्क है इन दोनों चीज़ों के बीच में, इसे भी हमें समझने की जरूरत है कि ट्रेंड्स और लॉ अलग अलग चीज़ें होती हैं। ट्रेंड्स का अध्ययन किया जा सकता है लेकिन वो हमेशा लॉ नहीं होते, वो कभी भी बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इस बात पर विचार करें कि क्या चांस फैक्टर की कोई भूमिका है मनुष्य के जीवन में या समाज के जीवन में? विज्ञान के जीवन में चांस फैक्टर की कोई भूमिका नहीं। वहां जो कुछ होता है वो किसी न किसी कारण से हो रहा है, पहले से एक तय प्रक्रिया है जिसके तहत हो रहा है। तो हम नहीं जानते होंगे लेकिन वो काम कर रहे थे, उसके तहत हो रहा है। लेकिन जो चांस फैक्टर है सामाजिक जीवन में, या एक घटना जो पूरे समाज के जीवन को चांस ही हुआ लेकिन उसने पूरे समाज के जीवन को प्रभावित कर दिया, पूरे इतिहास को प्रभावित कर दिया। पास्कल ने एक बार कहा था कि अगर क्लियोपेट्रा की नाक थोड़ी शॉर्टर होती, थोड़ी छोटी होती, तो रोम का इतिहास बिल्कुल डिफरेंट होता। यानी वो इतनी सुंदर नहीं होती, तात्पर्य था कहने का, अगर वो इतनी सुंदर नहीं होती तो एंटोनी इतना प्रभावित नहीं होता उससे, और फिर उसके लिए वो ऑगस्टस से झगड़ा बोल नहीं लेता। और अगर वो झगड़ा नहीं हुआ होता तो ऑगस्टस और रोम का राज्य कमज़ोर नहीं हुआ होता, और अगर रोम का राज्य कमज़ोर नहीं हुआ होता तो जो बर्बर्स ने आक्रमण किया रोम पर वो सफल नहीं हुआ होता, और अगर वो सफल नहीं हुआ होता तो पूरे यूरोप का इतिहास कुछ और हुआ होता। यानी लेकिन अब ये नाक का लंबा छोटा होना, उसके पीछे बायोलॉजी का नियम काम कर रहा होगा, पर वो क्लियोपेट्रा की ही होगी, और क्लियोपेट्रा की नाक के लंबा छोटा होने से पूरे इतिहास में इतना प्रभाव पड़ जाएगा। अगर किसी एक्सीडेंट में हिटलर की डेथ हो गई होती तो क्या होता?
तो ये ट्रांसफैक्टर ये जो काम करता है हमारे मानवीय जीवन के अंदर, और कई बार सारी मानवीय क्रियाशीलताएं उससे प्रभावित होती हैं और उनकी दिशा भी बदल सकती है, या कम से कम प्रभाव तो उन पर पड़ता ही है। ये प्रभाव हम विज्ञान की प्रक्रियाओं पर नहीं देखते। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कारण है, क्योंकि कोई दूसरा इंटरवेंशन नहीं है। तो वो जो कारण है वो अटल नियम की तरह से हमारे सामने आते हैं, जो उसमें हम कुछ नया जोड़ सकते हैं, क्योंकि पुराना नियम जो है वो अधूरा तो हो सकता है पर खारिज नहीं किया जा सकता, अपूर्ण हो सकता है, और उसको पूरा करने की कोशिश विज्ञान हमेशा करता रहता है, पर उसे वो खारिज नहीं होता है। वो कुछ नहीं जाना था जो और जान लिया, पर जितना जाना वो गलत नहीं था, तात्पर्य इसका ही। पर ये जो यहाँ पर जो कुछ होता है उसमें तो कई बार सब चीजें बदल जाती हैं एक घटनाक्रम के होने से। अब कौन सा नियम लागू करेंगे इस पर? तो ये सारी जो प्रक्रियाएं काम करती हैं, ये प्रक्रियाएं मूलतः जो नियम ही हम तलाश करते हैं उनमें से वो मूलतः हमारे अपने विवेक, हमारी चेतना, और हमारी चेतना कई मामलों में कल्चर स्पेसिफिक होती है, संस्कृति से। और संस्कृति का मतलब कोई भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कृपया इसको यूँ न समझें। वो हमारे सारा जो मेंटल मेकअप बनाया जाता है उससे प्रभावित होती है। जिस वातावरण में हम आज रह रहे हैं वो भी एक प्रकार की संस्कृति है, चाहे वो संस्कृति शब्द गलत होगा उसके लिए, पता नहीं वो वास्तव में हमारा परिष्कार करती है कि नहीं करती है, संस्कार करती है कि नहीं, पर जैसा भी करती है वो उससे प्रभावित होती है। कई बार जो चल रहा होता है वातावरण उससे प्रभावित होती है। तो ये जो मन जो हमारा बनता है वो सवाल पूछता है और वो सवालों के उत्तर तलाश करता है, जो काफी हद तक इस मन को कैसे शुद्ध करें, इस मन को कैसे ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करें। ये तभी हो सकता है जब हम अधिकाधिक तटस्थता अपने में पैदा करें। और वो कैसे होगी? क्यों? निजी स्वार्थ का सवाल नहीं है, निजी आग्रहों का भी सवाल है। तो इसलिए एक शोधार्थी को, चाहे वो किसी भी विषय में शोध कर रहा हो, अपने आग्रहों से मुक्त होने के लिए सदैव तैयार रहने की जरूरत, उसको हिचकने की जरूरत नहीं होती। करे मैंने तो ये सोच के शोध शुरू किया था तो नतीजे कुछ और आ रहे। वो चाहे तो नतीजों को घुमा सकता है, ये चतुराई मनुष्य में है कि वो चाहे तो नतीजों को घुमा सकता है, लेकिन तब वो शोध के प्रति ईमानदारी, प्रामाणिकता नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी। वो ईमानदारी और प्रामाणिकता इसमें होगी, और अपने इस मन को शुद्ध कैसे किया जाए, जो जानने वाला मन है, जो पर्यवेक्षण करने वाला मन है, जो उसमें से कुछ नियम निकालने वाला मन है, उसको कैसे, क्योंकि उसके अभी हमारे अरविंद जी मुझसे कह रहे थे कि आपने ज्ञान के शुद्धिकरण की बात नहीं की, मुक्ति की बात तो की। तो मैंने कहा शक्ति और मुक्ति के भी शुद्धिकरण के बिना मुक्ति होती नहीं है। लेकिन चलिए, तो ये कैसे जाने, और ये कैसे जाने कि जो आपने जाना वो वास्तव में जाना है? हेमंत रॉय ने एक बार कहा, बल्कि अज्ञे ने कहा उनके बारे में, उनसे पूछा गया एक सवाल कि आप आधुनिक भारत में बौद्धिक, वास्तविक बौद्धिक किसे मानते हैं? तो उन्होंने कहा हेमंत रॉय को। तो पूछा गया क्यों? बाकी बड़े बड़े लोग हैं, विचारक हैं हमारे यहाँ पर सर। बोले हाँ वो सब हैं, वो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन बौद्धिक नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं, इंटेलिजेंसिया है। दे आर ग्रेट इंटेलेक्ट्स लेकिन नॉट ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स। तो पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो अपनी बुद्धि को अंतिम प्रमाण नहीं मानते। एक बार जो उन्होंने मान लिया उस पर विचार करते रहते, अपने ही विचारों को बार बार चुनौती नहीं देते, अपने ही विचारों को, अपने ही जाने गए सत्य से संतुष्ट हो जाते हैं, अपने ही जाने गए सत्य को बार बार कहते रहते हैं, चाहे वो सत्य उन्होंने खुद जाना हो या किसी शास्त्र से जाना हो। जो व्यक्ति अपने जाने गए सत्य को हर बार चुनौती देने को और उस सत्य के खारिज होकर के किसी और नए सत्य के एमर्ज होने को स्वीकार करने को तैयार होता है, वही बौद्धिक होता है, क्योंकि उसके लिए बुद्धि ही अंतिम प्रमाण है।
जब बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव अपदीपो अपभव, तो तात्पर्य क्या था? प्रकाश में क्या एक ही चीज दिखेगी, एक बार देख ली फिर और कुछ नहीं देखना है। जब आप स्वयं अपने दीप बनेंगे तो बहुत कुछ नया नया देखते जाएंगे उसमें। वो सारे नए नए देखतों को स्वीकार करते चले जाना, यानी कि सत्य के नए रूपों को और नए तथ्यों को स्वीकार करके उसके आधार पर अपने को भी तोड़ना हो, अपने को भी अगर पहले से जाने गए को खारिज करना हो, ये खारिज करने का सामर्थ्य ज्ञान के शुद्धिकरण की प्रक्रिया से हासिल होता है। तब वो निरंतर आगे विकसित, किसी स्वार्थ के कारण नहीं कि अभी मेरे को मिनिस्टरशिप मिल रही है तो मैं ये पार्टी छोड़ के उस पार्टी में चला गया, इस कारण से नहीं। सत्य की तटस्थ तलाश की प्रक्रिया में अपने पूर्व ज्ञात सत्य, अपने पूर्व ज्ञात नियम को स्वयं चुनौती देना और उस चुनौती से जो नतीजा बरामद हो उसको स्वीकार करना, उसको स्वीकार करने का साहस होना, वो मनुष्य को बौद्धिक बनाता है। और अगर वो हम वैसे बौद्धिक नहीं हो पाते, न सही रॉय जैसे कि गांधी जी जैसे, गांधी जी भी करते थे या और लोगों जैसे, तो कम से कम एक छोटे स्तर पर ही सही, पर वो बौद्धिक आग अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम सच्चे शोधार्थी भी नहीं हैं। न विज्ञान के क्षेत्र में हो पाएंगे और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में तो कतई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें स्वयं आपकी चेतना का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और चेतना की शुद्धता का अर्थ है कि अपने आग्रहों से भी मुक्त होने का सामर्थ्य विकसित होते चले जाना। जो स्वयं ने जो जाना है, मन की निर्मलता और स्वार्थों से मुक्ति वगैरह तो सामान्य प्रकार की प्रक्रिया है, वो तो किसी भी उसके लिए चाहिए, पर ये हो पाना ही वस्तुतः सच्चे अर्थों में शोधार्थी या शोध कर पाना है। और यही सामाजिक विज्ञानों के शोध का मैं मानता हूँ कि दार्शनिक प्रयोजन है। नमस्कार।